गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब, मेथड्स टू कन्वर्ट ओर इनटू ऑक्साइड। यहाँ सबसे पहले दो मेथड हम पढ़ते हैं मेटल ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट इज कैल्साइनेशन एंड सेकंड इज रोस्टिंग। कैल्साइनेशन प्रोसेस में बेसिकली हम ओर को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। और मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर तक हीट करना है हमको, और इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पे बात ही आ रही है कि अगर एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर लिमिटेड सप्लाई क्यों चाहिए मुझे। तो देखिए बेसिकली इस रिएक्शन में यहाँ कैल्साइनेशन प्रोसेस में हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो हाई टेम्परेचर के लिए मुझे यहाँ पे कोई ना कोई फ्यूल यूज करना पड़ेगा। अब उस फ्यूल के कंबसन के लिए यूज किया जाता है एयर। बेसिकली इंडस्ट्री में जो चीप फ्यूल अवेलेबल होता है वो है कोल। तो कोल का कंबशन करने के लिए मुझे एयर रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर आप कोल एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसके कंबशन के लिए आपको एयर यूज करनी पड़ेगी। इसलिए हमने लिखा यहाँ पे टर्म लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी मुझे एयर केवल इतना पास करना है जिससे कि डिजायर्ड टेम्परेचर आपको मिल जाए, फ्यूल का कंबशन हो सके। इस रिएक्शन में एयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि अगर मान लीजिए मैं फ्यूल का कोई अल्टरनेट सोर्स यूज कर रहा हूं, यानी कोल यूज नहीं कर रहा, या उस फ्यूल के कंबशन के लिए एयर रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर प्रोसेस को कैरी करने के लिए एयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एयर अगर रिक्वायर्ड है तो केवल और केवल फ्यूल के कंबशन के लिए, रिएक्शन में एयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि पर्टिकुलर ओर को मुझे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ऑक्साइड में ये जो कन्वर्जन है केवल हीटिंग से करना है, यानी एयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कुछ है नहीं। तो फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट। अब ये बात आप जानते हैं कि जिंक कार्बोनेट को आप हीट कर दें तो हीट करने पर आपको मिल जाएगा ZnO प्लस CO2, यानी सीधा हीट करने पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है केवल हीट करने पर। सिमिलरली मैंने एक नेक्स्ट ओर लिया यहाँ पे डोलोमाइट CaCO3.MgCO3। ये कार्बोनेट ओर है, इसको मैंने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेसिकली मुझे सोचना ऐसे इस रिएक्शन में कि मैं जब कंपाउंड को हीट कर रहा हूं तो हीट करने पर उसमें से गैसियस प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है। यानी अगर मान लीजिए कार्बोनेट है तो कार्बोनेट को हीट करने पर एक गैस CO2 मिल सकती है। तो इसलिए मैं ये सोचूंगा कि इसको हीट करने पर एक तो मैं पहले CO2 को निकाल दूं यहां से। जैसे यहां से CO2 आप निकालेंगे एक ऑक्सीजन बचेगा, तो बचा क्या, ZnO। तो ZnO प्लस CO2। सिमिलरली यहां भी इस कंपाउंड में भी मुझको दिख रहा है कि एक वोलेटाइल या गैसेस प्रोडक्ट CO2 गैस हो सकती है, तो मैंने पहले CO2 को सेपरेट कर दिया। यहां से अगर मैंने CO2 को सेपरेट किया है तो बचा क्या, ऑक्साइड यानी MgO। सिमिलरली यहां से CaO। अब मैंने लिया लिमोनाइट Fe2O3.3H2O। यहां आप देख सकते हैं कि और जो है पहले से ऑक्साइड है, यानी अगर मैं हीट करूंगा तब भी ऑक्साइड ही मिलना है मुझको, लेकिन यहां साथ में वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटाने के लिए आप हीट कर रहे हैं इसको, तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ये वाटर आपका रिमूव हो जाएगा, मिल जाएगा आपको अगेन Fe2O3 एनहाइड्रस। ये जो Fe2O3 है ये हाइड्रेटेड है, यानी वाटर इसमें एडेड है। तो हीट करने पर वाटर केवल हट जाएगा, Fe2O3 जो पहले भी एक ऑक्साइड था फाइनली आपको मिलेगा एनहाइड्रस फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें CuOH2.CuCO3। इसको हम बोलते हैं मेलाकाइट ग्रीन। तो इस मेलाकाइट ग्रीन को जब आप हीट करेंगे तो आप यहां देखिए CuOH2, हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर वोलेटाइल या गैसियस चीज मुझे क्या मिल सकती है, वाटर, मॉइस्चर। तो वाटर जैसे ही यहां सेपरेट होगा बचेगा क्या, CuO। अब ये बात दिमाग में रखनी है यहाँ पे कि मेटल जो है जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका ऑक्साइड भी मिलेगा आपको। यानी यहां जैसे ही आप हीट करेंगे वाटर बाहर निकला, बचा क्या, CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये मिलेगा। सिमिलरली CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट, इसको अगर मैं हीट करूं तो यहां से CO2 गैस बाहर निकली, बचा क्या, CuO। तो आपको ओवरऑल 2 मोल CuO मिलेगा, 1 मोल CO2 एंड 1 मोल H2O। अब यहां पर एक दूसरा पॉइंट कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम यूज कहां पर करते हैं। तो आपने कुछ एग्जांपलों से इस बात को देखा कि ये कार्बोनेट या हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए या हाइड्रोक्साइड्स के लिए, इनके लिए यूज किया जा सकता है। यानी ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसको डायरेक्ट हीट करने पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाए, ऐसे मेनली सॉल्टों के लिए इसको यूज किया जाता है। तो उसी को मैंने यहां पे लिखा है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड अदर ऑक्सी सॉल्ट्स। यानी पर्टिकुलर ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसको हीट करने पर सीधा ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाए, ऐसे पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए आप यूज करेंगे कैल्साइनेशन।
अब कुछ पॉइंट जो कि कैल्साइनेशन से रिलेटेड हैं उनको मैं डिस्कस कर देता हूं यहां पर, वो देखिए 1 बाय 1। सबसे पहला पॉइंट है यहां पर मॉइस्चर इज रिमूव्ड। ये बात आप जानते हैं कि कैल्साइनेशन प्रोसेस में आप हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, तो उस हाई टेम्परेचर पर मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है ओर में तो वो हट जाएगा। सेकंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। ओर में कई इंप्योरिटीज ऐसी प्रेजेंट होती हैं जो कि हीट करने पर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं, तो ऐसी जो भी इंप्योरिटी हैं वो बाहर निकल जाएंगी। इसी के लिए टर्म हमने यूज किया है वोलेटाइल ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसा एक सब्सटेंस जो कि इजीली वेपर का फॉर्मेशन कर ले, तो इजीली जो वेपर की फॉर्म में बाहर निकल सकती हैं ऐसी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बाहर निकल जाती हैं। थर्ड पॉइंट देखिए इसमें, impurities of phosphorus, sulfur, arsenic and antimony etc. are removed in the form of elemental vapors। यानी ऐसी अगर impurity ओर में प्रेजेंट है तो ऐसी impurity इजीली हीट करने पर एलिमेंट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। यानी कि अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट हुआ तो ये फॉस्फोरस की फॉर्म में ही बाहर निकलेगा, सल्फर अगर प्रेजेंट हुआ तो सल्फर की फॉर्म में बाहर निकलेगा, आर्सेनिक अगर प्रेजेंट हुआ आर्सेनिक की फॉर्म में, एंटीमनी अगर प्रेजेंट हुआ तो वो एंटीमनी एलिमेंट की फॉर्म में ही बाहर निकलेगा, क्योंकि यहां पर हम कुछ और ऐसा सब्सटेंस यूज नहीं कर रहे हैं जो कि फर्दर रिएक्ट कर पाए। और बिकम्स पोरस। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है कि अगर फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक जो कि ओर में सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट थे उनको मैंने हीट कर दिया तो उन एलिमेंट ने अपना स्पेस छोड़ा होगा वहां पर, यानी कुछ वॉइड्स का फॉर्मेशन हो गया होगा, कुछ होल्स का फॉर्मेशन हो गया होगा, और मॉइस्चर हट गया। मॉइस्चर हटने के साथ साथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज भी हट गई यहां पर, यानी कई सब्सटेंस ऐसे हैं ओर में जो कि बाहर निकल चुके हैं। अब वो सब्सटेंस अगर बाहर निकलेंगे तो वो अपना स्पेस छोड़ेंगे वहां पर, यानी कि होल्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो ओर है वो ओर हो जाएगा पोरस। पोर्स का मतलब हो जाता है होल्स, छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं उस ओर में। और इन होल्स के बनने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो एक्टिव सरफेस एरिया है उसका वो बढ़ जाता है। अगर एक्टिव सरफेस एरिया बढ़ गया ओर का तो ओर की जो प्रोसेसिंग है वो और भी आसान हो जाती है, यानी कि ओर जो है उसको आगे फर्दर ट्रीट करना इजी हो जाता है, प्रोसेसिंग की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो ये एक मेजर बेनिफिट होता है ओर के पोरस बन जाने का। इस प्रोसेस में हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आपको कंपाउंड को हीट करना है, यानी ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर आपको रखना पड़ता है ज्यादा। दस थर्मल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा जिंक कार्बोनेट आपने हीट किया था ZnO प्लस CO2, तो कोई कंपाउंड अगर अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, यानी ZnCO3 जो कि ZnOCO2 से बना था उन्हीं में ब्रेक हो गया हीट करने पर, इसका मतलब ये रिएक्शन एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डेल्टा H इज पॉजिटिव, यानी प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि आप थर्मली डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, उसके लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड जो मेथड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की, वो है रोस्टिंग। ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, यानी बेसिकली कैल्साइनेशन और रोस्टिंग दोनों प्रोसेस में एक डिफरेंस है केवल, वो है एयर का। यानी कि कैल्साइनेशन में ओर को ट्रीट करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट रोस्टिंग में अगर आप ओर को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर रिक्वायर्ड रहेगी। रीजन यहां पर बहुत सिंपल सा है, रोस्टिंग यूज किया जाता है मेनली सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर हैं, अब इन सल्फाइड को मुझे अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो सल्फाइड के ऑक्साइड में कन्वर्जन के लिए मुझे चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फाइड अपने आप तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा नहीं, तो मुझे कोई ऑक्सीजन का सोर्स चाहिए, यानी एयर चाहिए मुझे फर्दर। ये एयर क्या करेगा, इस ZnS का ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे वो भी देखें। एक्चुअल में यहाँ S-2 जो है सल्फर, ये सल्फर -2 से जा रहा है कहाँ, +4 में। ऑक्सीजन 0 से जा रहा है कहाँ पर, -2 में। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे यानी एयर जो है यहाँ पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है और सल्फर को -2 से ऑक्सीडाइज कर रही है +4 में। यानी आप ऐसा सोच सकते हैं कि रोस्टिंग जो प्रोसेस है वो रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व करता है। रोस्टिंग कैल्साइनेशन में किसी टाइप का कोई रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन रोस्टिंग में रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। सल्फर -2 से चला गया कहाँ, +4 में। तो कैल्साइनेशन रोस्टिंग का बेसिक डिफरेंस ये है कि रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए की जाती है और कैल्साइनेशन मोस्टली नॉन सल्फाइड्स ओर के लिए। नॉन सल्फाइड्स ओर मोस्टली जो होते हैं ऑक्सो सॉल्ट्स के ओर हैं, उनको आप हीट करेंगे, सीधा हीट करने पे ऑक्साइड मिल जाता है।
लेकिन यहाँ सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो एयर आपको ज़रूरी रहेगी, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो जब ZnS को मैंने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो यहाँ मुझे मिला ZnO प्लस SO2। फिर ZnS ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो अनडिजायर्ड रिएक्शन होती है, एक बन जाता है सल्फेट। ये सल्फेट अनडिजायर्ड है, मतलब मैं नहीं चाहता कि सल्फेट का फॉर्मेशन हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर रिएक्टर है जहां पर ये रिएक्शन कैरी कर रही है उस रिएक्टर में अगर SO2 की कंसंट्रेशन हाई हो गई, SO2 की हाई कंसंट्रेशन है और मॉडरेट टेम्परेचर अगर आपने मेंटेन किया तो उस केस में ये SO2 फर्दर इस ऑक्साइड के साथ कंबाइन होती है और बना देती है सल्फेट। ये अनडिजायर्ड रिएक्शन है, माइनर रिएक्शन है, मतलब ऐसा बहुत कम हो पाता है। मेन जो रिएक्शन होती है वो तो ऑक्साइड में कन्वर्जन ही होती है और वही हमारी डिजायर्ड रिएक्शन भी है। एक और एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे गैलेना PbS। जैसे ही मैंने इसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी एयर, तो ये ऑक्सीजन इस PbS का ऑक्सीडेशन करेगा PbO, साथ में मिल जाएगा SO2। सिमिलरली यहाँ भी साइड रिएक्शन होगी, उसमें भी PbSO4 आपको मिलेगा साइड रिएक्शन में, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे HGS, सिनाबार जिसको कहा जाता है। इस HGS में जैसे ही आप एयर के साथ रिएक्शन करेंगे ये एयर इस HGS का ऑक्सीडेशन करेगा, बनाएगा HGO। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि रोस्टिंग प्रोसेस में मोस्टली आप सीधा जब सल्फाइड की रिएक्शन एयर के साथ करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है ऑक्साइड। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जहां पर रोस्टिंग करने पर डायरेक्ट आपको मेटल मिलता है, ना कि ऑक्साइड। रीजन यहां पर ऐसा है कि HGS जब इसको एयर में आप हीट करते हैं तो बनना चाहिए HGO एंड SO2, बिल्कुल बनता है, लेकिन जो HGO है वो अब 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ब्रेक हो जाता है और रोस्टिंग का जो टेम्परेचर है वो इतना हाई है कि 400 से ज्यादा ही होता है। तो रोस्टिंग जो मेथड है इस मेथड में बनना चाहिए था HGO, लेकिन यहाँ पे HGO थर्मली अनस्टेबल होने के कारण से ब्रेक हो जाता है वापस मरकरी एंड ऑक्सीजन में। यानी HGS की रोस्टिंग प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है मरकरी एंड ऑक्सीजन। ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर। सिमिलर चीज होती है सिल्वर सल्फाइड के लिए, Ag2S सिल्वर ग्लांस जिसको जाना जाता है। सिल्वर ग्लांस एयर के साथ जब रिएक्शन करता है तो बना लेता है Ag2O। Ag2O जो बनता है ये 300 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाता है थर्मली। ऐसा क्यों हो रहा है कि Ag2O 300 से अबव टेम्परेचर पे ब्रेक हुआ और HGO 400 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे ब्रेक हुआ, ये हम समझेंगे एलिंघम ग्राफ में। फिलहाल ध्यान रखेंगे। तो Ag2O जो बना थर्मली अनस्टेबल है, 300 से अबव टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाता है, रोस्टिंग का टेम्परेचर 300 से ज्यादा है, तो इसलिए Ag2O फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर एंड ऑक्सीजन में। तो बेसिकली कैल्साइनेशन रोस्टिंग में जो यहाँ डिफरेंस आपने देखा वो डिफरेंस है एयर का, यानी प्रोसेस को कैरी करने का तरीका सेम है। दोनों प्रोसेस सेम एक ही फर्नेस में कैरी की जाती हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस। केवल अंतर आता है केवल एयर के सप्लाई का, यानी कैल्साइनेशन में एयर की सप्लाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो केवल कोल यानी फ्यूल के कंबशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, बाकी और के साथ उसकी रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप रोस्टिंग में एयर यूज कर रहे हैं तो आपको उसकी कंटिन्यू सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि रोस्टिंग में एयर मस्ट है, यूज करना ही पड़ेगा, तभी आप सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रोस्टिंग से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी।